हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रूटीन गार्डन ऑपरेशन। तो ये पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी पीडीएफ है ये, बट इसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिए है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स से पढ़ाऊँगी, बाकी सब सेम है ये, ठीक है। तो सबसे पहले है सॉइल स्टरलाइजेशन। तो सॉइल स्टरलाइजेशन आपको पता है, जैसे आपकी ज़मीन है, ठीक है, जहाँ पे आपने क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है, तो आपके जो ज़मीन होती है ना, उसमें कई बार फंगल बैक्टीरियल स्पोर हो सकते हैं, वीड सीड्स हो सकते हैं, या कोई अनवांटेड सीड जो आप नहीं चाहते हो, निमेटोड्स हो सकते हैं। तो उन सबको किल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने पहले कोई क्रॉप लगानी है तो उससे पहले आप उसको क्या करोगे, स्टरलाइज करोगे सॉइल को। तो सॉइल स्टरलाइजेशन करते हैं टू किल फंगल बैक्टीरियल स्पोर, निमेटोड्स, अनवांटेड सीड या ट्यूबर है, ठीक है। अगर ट्यूबरस क्रॉप लगाई है उस ज़मीन में तो क्या होगी, ज़मीन के नीचे कोई अनवांटेड ट्यूबर्स रह जाते हैं, तो उससे स्टरलाइज करना होता है सॉइल को। तो सॉइल स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। या तो डायरेक्ट सन से सॉइल सोलराइजेशन टर्म यूज़ करते हैं। तेज़ धूप जब होती है ना, तो उसमें ज़मीन को हल चला के ऐसे ही छोड़ दो, उससे भी क्या है, कुछ हद तक आपके जो फंगल स्पोर वगैरह वो किल हो जाते हैं। तो उसको टर्म बोलते हैं सॉइल सोलराइजेशन। तो देख लो, सॉइल स्टरलाइजेशन और सॉइल सोलराइजेशन डिफरेंट है। सॉइल स्टरलाइजेशन का ही एक पार्ट है सॉइल सोलराइजेशन। फिर क्या है, फिर स्टीम का यूज़ करते हैं, अंडर प्रेशर स्टीम को पास करवाते हैं सॉइल से, उससे भी हो जाती है स्टरलाइजेशन, ठीक है। फिर फॉर्मेलिन केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर्मेलिन का यूज़ करो। फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फंजीसाइड होते हैं, जैसे बेनलेट, कैप्टेन, बेविस्टिन, ब्रासिकोल, ब्लाइटॉक्स। इसको 0.1 से 0.2% यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रेंचिंग करते हैं इसकी सॉइल में। तो इसमें वही लिखा है कि असेंशियल ऑपरेशन है ये सॉइल स्टरलाइजेशन टू एलिमिनेट सॉइल बॉर्न डिजीजेज मेनली बाय फंगस। सॉइल स्टरलाइजेशन कैन बी डन आइदर विद स्टीम का यूज़ कर लो या केमिकल का यूज़ कर लो। द सॉइल मेंट फॉर सोइंग जनरली स्टरलाइज। क्यों स्टरलाइजेशन करते हैं सॉइल की, टू सेव द सीडलिंग फ्रॉम फंगस अटैक। कि जो सीडलिंग ग्रो होगी ना, नई नई यंग सीडलिंग, उसमें कोई फंगस का अटैक ना हो जाए, ठीक है। या क्या हो जाए, जर्मिनेशन, सीड जब जर्मिनेट करता है, अगर उस सीड में ही किसी फंगस का अटैक हो जाए तो आपकी क्या है, वो सीड में ही जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टीम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टरलाइजेशन चैम्बर होता है, ठीक है। ये स्टरलाइजेशन चैम्बर है, इसमें स्टीम होगी। तो जो स्टीम होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है अंडर प्रेशर। प्रेशर भी मेंटेन होता है, ठीक है। फिर इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, सीड पेन रखते हैं। सीड पेन हो गया, सीड बॉक्सेस हो गया। तो इनकी जो डेप्थ होती है ना सीड बॉक्सेस की, 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन में बी डन इन अ स्टरलाइजेशन चैम्बर। तो एक स्टरलाइजेशन चैम्बर होता है, उसमें स्टीम होती है, हीट होती है अंडर प्रेशर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। सीड पेन एंड बॉक्सेस containing soil are inserted into the sterilization chamber and kept for half an hour। फिर क्या करेंगे, जो सीड पेन और बॉक्सेस होते हैं उसमें मिट्टी को भर के इस चैम्बर में रख लेते हैं 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से भी मिट्टी की स्टरलाइजेशन करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, एक हाई प्रेशर बॉयलर होता है। तो हाई प्रेशर बॉयलर होता है, उससे क्या होती है, पाइप पास कराते हैं, ठीक है। उसके थ्रू पाइप जाती है। जैसे ये मान लो आपकी ज़मीन है जहाँ आपने बेड बनाया हुआ है, जहाँ पे आपने प्लांटेशन करनी है, सीडलिंग लगाने हैं। फिर सब सरफेस रीजन जो होता है ना, तो जैसे आपकी ये अपर सॉइल है, उसके नीचे से क्या है, परफोरेटेड पाइप पास करते हैं। ये जो पाइप होती है ना, इसमें ना होल होते हैं जगह जगह पे। हाई प्रेशर बॉयलर है, वहाँ से पास करती है ये पाइप, ठीक है। तो यहाँ से स्टीम जाएगी, तो यहाँ पे जो छेद है ना, पाइप में होल है, उसके थ्रू ये क्या है, अपवर्ड मूव करेगी सॉइल की तरफ, और क्या है, सॉइल को स्टरलाइज करेगी। तो ये तरीका है इसका। तो इसमें क्या है, द मेथड कंसिस्ट ऑफ पासिंग परफोरेटेड पाइप अंडर द बेड। बेड के नीचे से जाएगी परफोरेटेड पाइप, ठीक है, जो बेड आपने स्टरलाइज करना हो। द पाइप आर कनेक्टेड विद हाई प्रेशर बॉयलर। द सरफेस ऑफ बेड, उसके बाद क्या करेंगे, इस बेड को क्या है, कवर कर देंगे आप। तरपाल लगा लो, कन्वेस लगा लो। अगर कवर करोगे तो वो फ्यूम
अंदर ही अंदर घूमेंगी और अच्छे से स्टरलाइजेशन करेगी। तो बेड इज़ कवर्ड विथ कन्वर्स एंड देन स्टीम इज़ रिलीज्ड, और बेड को कवर कर देंगे, फिर यहाँ ऑन कर लेंगे ये जो बॉयलर है, और सारी स्टीम पाइप के थ्रू होके बेड में चली जाएगी। सॉइल का टेम्परेचर रेज हो जाएगा अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपने डायरेक्ट सीड पैन को भी रखा था ना स्टरलाइजेशन चैम्बर में, तब भी 100 डिग्री टेम्परेचर था, और जब आपने परफोरेटेड पाइप को बेड के थ्रू पास करवाया है तब भी 100 डिग्री तक टेम्परेचर रेज करना है। और अगर आप घर में होम गार्डन है आपका, और वहाँ तो आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी की सॉइल चाहिए होती है ना, तो उसको स्टरलाइज आप डायरेक्ट कैसे करोगे, बर्तन ले लो, उसमें पानी को गर्म करो, ठीक है। जब पानी 95 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल हो जाएगा ना स्टोव पे, मान लो यहाँ नीचे बर्नर है, गैस है, स्टोव है, तो जब 95 डिग्री तक रेज हो जाएगा ना, फिर आपने क्या करना, एक बर्तन में आपने मिट्टी ले लेनी है जिसको स्टरलाइज करना है। ध्यान रखना ये डायमीटर कम होना चाहिए, जो आपने पैन यूज़ किया ना पानी गर्म करने को, उसके डायमीटर से कम होना चाहिए। फिर इसको यहाँ प्लेस कर लो, और ध्यान रखना पानी इसके अंदर ना जाए। तो ये तरीका करते हैं तब जब आपको कम क्वांटिटी की सॉइल है, आराम से अपने स्टोव पे कर लो उसको स्टरलाइज। तो देखो, अ सॉस पैन हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको बॉईल करो 95 डिग्री सेल्सियस पे स्टोव पे। फिर सॉइल इज देन टेकन इन अ मेटेलिक कंटेनर, तो मेटल का कंटेनर होगा, उसमें आपने सॉइल लेना है, उसका डायमीटर कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू सॉस पैन, जो आपने सॉस पैन रखा हुआ है। फिर सॉइल इन द कंटेनर इज हीटेड, फिर उसको आपने रख दो पानी के बीच तब तक जब तक वो सॉइल का टेम्परेचर 95 डिग्री तक ना पहुंच जाए। देन दिस सॉइल इज यूज्ड इन सीड पैन फॉर सोइंग, तो सीड पैन में हम क्या करेंगे, सीड सो करते हैं, तो उसमें इस सॉइल को यूज़ कर लो। फिर एक तरीका है आपने केमिकल मेथड यूज़ कर लो, ठीक है, 2% फॉर्मेलिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। 2% फॉर्मेलिन यूज़ कर लो, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, आपने जो मिट्टी है आपकी जहाँ आपने फील्ड प्रिपेयर किया ना, उसमें इसको मिक्स कर देते हैं, इसके सोल्यूशन को, जो फॉर्मेलिन का सोल्यूशन होता है। फिर ऊपर से तरपाल लगा लेंगे, पॉलीथीन की कवरिंग कर देंगे। फिर क्या होते हैं, फ्यूम्स निकलने लगते हैं। 48 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे। ये जो फ्यूम होते हैं प्रॉपरली सॉइल में घुस जाते हैं, फ्यूमिगेशन होती है प्रॉपर, और स्पोर वगैरह जो भी कंटेमिनेशन है वो किल हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया हो गए, फंगस वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप तरपाल को हटा दो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए तरपाल को हटा के रखो। जब सारे फ्यूम्स, उसकी स्मेल सॉइल से निकल जाएगी ना, उसके बाद फिर आप उस सॉइल को सोइंग के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो फॉर्मेलिन का भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा आज की डेट में तो फंजीसाइड का डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल स्टरलाइजेशन के लिए, जैसे बेनलेट, कैप्टेन, बेविस्टिन, ब्रेसिकोल, ब्लाइटॉक्स, तो ये कुछ फंजीसाइड है। इसका 0.1 से 0.2% सोल्यूशन सॉइल में ड्रेंच कर देते हैं। तो फॉर्मेलिन कितना था, 2%, तो आपने डोज याद रखनी है। तो ये स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं हम, ताकि आपके सारे फंगल बैक्टीरियल स्पोर किल हो जाए, निमेटोड हो वो भी किल हो जाए, तो सारे अनवांटेड सीड जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वीड सीड बोलते हैं जिनको, वो भी ना रहे, ठीक है। अगर है तो उसकी जो वाइबिलिटी है ख़त्म हो जाए, वो जर्मिनेट ना करे, क्योंकि अगर वीड सीड जर्मिनेट कर गया तो वीड ग्रो करेंगे, वीड ग्रो करेंगे तो वो मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करेंगे, ट्यूबर्स है सॉइल में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो वही था इसमें सब, तो आपने सब पढ़ लिया है। सॉइल सोलराइजेशन नहीं उसमें दिया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। स्टीम चैम्बर, हाई प्रेशर बॉयलर, तो जो ये टॉपिक है ना गार्डन के जो रूटीन के ऑपरेशन है, एक दूसरा था आपका नर्सरी मैनेजमेंट। ये दोनों ना बहुत ही को रिलेटेड से टॉपिक है, इसको समझो आप स्टोरी की तरह, तो रट्टा मत मारो। तो ये सब एक जैसा ही है, को रिलेट की क्या क्या गार्डन में होता है। नर्सरी मैनेजमेंट में भी जब नर्सरी लगाओगे उसमें भी सॉइल स्टरलाइजेशन करोगे आप पहले, तो ये टॉपिक वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो नर्सरी जब लगाते हो तो गमले का यूज़ वहाँ पे भी होता है। तो पॉटिंग, रीपॉटिंग जो हम अभी पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ने को मिलेगा, तो ये आपका इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही को रिलेटेड टॉपिक है ये, ठीक है। फिर अगला देख लो सीड सोइंग। तो सीड सोइंग में देखो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है रंधावा की बुक में। तो देखो सबसे पहले देखो, सीड जब आप सो करोगे ना,
एक तो आपको पता है कि टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सीड की जर्मिनेशन के लिए, वो जब मैं आपको क्रॉप्स करवा रही थी तो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो सीड है, सीड क्या होता है, वाइबल होना चाहिए, गुड क्वालिटी का हेल्दी सीड होना चाहिए। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर पर करवाऊंगी ना, नर्सरी मैनेजमेंट, उसमें भी कुछ बताऊंगी मैं आपको सीड के बारे में। तो जो सीड सोइंग होती है, ठीक है, तो आपको पता है सीड को जब हम सो करते हैं सॉइल में, तो सीड की जर्मिनेशन बढ़िया होनी चाहिए, सीड वाएबल होना चाहिए, फिर वो जर्मिनेट करता है सीड, ठीक है, और वो बनाता है सीडलिंग। ये तो आपको पता है। अब देखो, कुछ सीड होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट सीड होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस के सीड, जैसे एनुअल के सीड होते हैं, बाइनियल या हर्बेशियस पेरेनियल, जैसे जैस्मिन हो गया, ट्यूबरोज हो गया, वो हर्बेशियस पेरेनियल थे, तो उनके सीड की सोइंग के टाइम उनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसको हम नर्सरी में ग्रो करेंगे। जबकि जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनके जो सीड होते हैं वो बोल्ड होते हैं, तो उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो वुडी पेरिनियल होते हैं उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो ट्री होते हैं वो भी पेरिनियल है, ठीक है, कुछ फ्लावर थे वो भी पेरिनियल थे, बट वो हर्बेशियस पेरिनियल थे, जो मैंने आपको फ्लावर की क्रॉप्स बताई थी ना, तो उसके सीड माइन्यूट होते हैं। जबकि जो वुडी पेरिनियल है, जिससे ट्री हो गए, उनके सीड बोल्ड होते हैं, तो उनमें ज़्यादा केयर नहीं होती है। जब भी हम अशोका की सीडलिंग हम लगाते हैं तो डायरेक्ट उसको ज़मीन में लगा देते हैं, जहाँ मेन फील्ड होती है आपकी, तो ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जिनके माइन्यूट सीड होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, पहले नर्सरी में लगाएंगे। जब सीडलिंग की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी सीडलिंग, तब उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिकिंग। प्रिकिंग पता क्या होता है, जैसे आपने ना यहाँ पे बहुत सारी सीडलिंग रेज की है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चुन चुन के कुछ कुछ सीडलिंग जो आपको अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, उनको निकाल निकाल के गमले में ग्रो करते हैं। इस ऑपरेशन को प्रिकिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में प्रिकिंग होता है सीडलिंग को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। जैसे आपने किसी क्रॉप के सीड सो करे हैं, फिर जर्मिनेशन हो गई, सीडलिंग आ गई बहुत सारी, फिर सीडलिंग को निकाल निकाल के सिलेक्ट कर करके दूसरी जगह पे लगाना, उसको प्रिकिंग बोलते हैं। और जो ये ऑपरेशन होता है ना, चुन चुन के निकालना, उसको प्रिकिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीडलिंग फ्रॉम क्राउडेड सीड ट्रे और बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग देम इनटू इंडिविजुअल पॉट, ठीक है, टू गिव देम मोर स्पेस टू ग्रो। तो देखो, सबसे पहले सीड ट्रे में लगाते हैं हम। सीड ट्रे में मिट्टी की कम जरूरत है, तो डायरेक्ट आप स्टोव पे गर्म कर लो, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था, 95 डिग्री टेम्परेचर तक सॉइल को स्टरलाइज करो, उसको फिर भर लो सीड पैन में, ठीक है, या सीड ट्रे। तो आपने इसमें रख दी, अब इसमें आप सीड को ग्रो कर दो, ठीक है, अच्छे से। नर्सरी में अगर माइन्यूट सीड है आपके, ठीक है, तो एनुअल में जैसे करते हैं मोस्टली प्रिकिंग, तो एनुअल के सीड आपने लगा देने हैं सीड ट्रे में। अच्छे से माइन्यूट सीड है तो नर्सरी में लगाने हैं, अगर बोल्ड सीड होंगे तो डायरेक्ट फील्ड में लगाने हैं। अब ये सीडलिंग जैसे ओवर क्राउडिंग होगी, बहुत सारी सीडलिंग है, तो आप क्या करोगे, चुन चुन के जो जो आपको अच्छे लगेंगे, हेल्दी लगेंगे, यूनिफॉर्म ग्रोथ लगेगी। सबसे पहले हम यही करते हैं ना, हमेशा सुंदर सुंदर पहले लगाने लग जाते हैं, ठीक है, सबको बेस्ट ही चाहिए ना प्लांटिंग मटेरियल, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रिकिंग। अब आपको प्रिकिंग समझ आ गया होगा, प्रोसेस है ये रिमूविंग सीडलिंग फ्रॉम क्राउडेड सीड ट्रे या बेड एंड ट्रांसप्लांट करना है उनको इंडिविजुअल गमलों में लगाओ, ताकि गमले में उसको ज़्यादा स्पेस मिले ग्रो करने के लिए। फिर वही है कि प्रिकिंग में क्या करेंगे, गमला तैयार करो जिसमें आपने प्रिकिंग करनी है, मान लो इस गमले में करनी है, उसमें पॉटिंग मीडिया डालो। अब गमले का पॉटिंग मीडिया आपको पता है, ऑर्किड में आपने पढ़ा था, पॉटिंग मीडिया इसमें डाल दो। वाटर सीड ट्रे, अब जिस सीड ट्रे में आपने सीड सोइंग करी थी ना, जहाँ से आपने प्रिकिंग आउट करनी है सीडलिंग को, ओवर क्राउडेड सीडलिंग को, उसको पहले पानी का छिड़काव कर देना है उसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, लिफ्ट करने में इजी रहेगा, सीडलिंग को वहाँ से निकालने में इजी रहेगा, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। अगर जो नरम हो जाएगी ना मिट्टी, तो इजीली वो लिफ्टिंग हो जाएगी। आपको पता है जब बारिश ज़्यादा होती है उस दौरान हम वीडिंग करते हैं, क्योंकि वो इजीली उखड़ जाते हैं प्लांट, ठीक है, रूट के साथ बाहर आते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जब वीड को निकालेंगे रूट के साथ बाहर आए, वो बढ़िया रहता है। अगर उसमें जड़ नीचे रह गई तो वो फिर से रीग्रोथ होती है। तो
हमें यहाँ पे भी क्या है, सीडलिंग बढ़िया चाहिए, उसकी रूट प्रॉपर आए, ठीक है, डैमेज ना हो रूट, इसीलिए हम क्या करेंगे, पानी को अच्छे से ट्रे पे छिड़का देंगे पहले। फिर क्या करेंगे हम, स्मॉल फ्लैट स्टिक डिबलर, देखो इस तरह से शार्प वो होती है कि पॉइंटेड पिन जैसी होती है, उसको हम क्या करेंगे, सीडलिंग को निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट है आपका, यहाँ से इसको सॉइल में हम डालेंगे ना और ऊपर को पुश करेंगे, ठीक है, उससे क्या होती है, पूरा अर्थ बॉल के साथ सीडलिंग बाहर आती है। हैंडल सीडलिंग बाय लीव, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जब आप सीडलिंग को निकाल दोगे, जो आपकी सीडलिंग तैयार है, आप उसको पत्तों से उठाओ, ठीक है, तो इसको आपने स्टेम से नहीं उठाना है। हैंडल सीडलिंग बाय लीव्स नेवर फ्रॉम स्टेम, प्रिक एज मैनी एज, जितना आपको प्रिकिंग करनी है आप कर सकते हो, बट आपने ये ध्यान रखना है, आपने उतने ही प्लांट एक टाइम में प्रिकिंग करनी है कि वो 15 मिनट के अंदर अंदर आप ट्रांसप्लांट कर लो, नहीं तो वो मर जाएंगे। प्रिक एज मैनी एज यू कैन ट्रांसप्लांट इन 15 मिनट, तो 15 मिनट में आपको ट्रांसप्लांटिंग भी करनी है उसकी। तो अब आपको प्रिकिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देखो सीड ट्रे है, उसमें सीड को सो करेंगे, सीडलिंग ओवर क्राउडिंग होगी, तो अपने हिसाब से आप सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे यूनिफॉर्म ग्रोथ की हेल्दी सीडलिंग को प्रिक्ड आउट कर देंगे। तो किसकी हेल्प से करेंगे, पॉइंटेड स्टिक होती है। प्रिकिंग के बाद आप उसको डायरेक्ट गमले में लगा लो, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर के गमले में लगा लो। तो ये देख लो, हमेशा याद रखना है गमला ओवर साइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये 7.5 लिखा हुआ है, तो जब प्रिकिंग करके आप लगाओगे ना, तो सबसे पहले इस साइज के गमले में लगाओगे, तो ये आपने याद रखना है। अगर आपकी सीडलिंग 4 से 6 लीव स्टेज में है, 4 से 6 पत्ते उसमें है, तो उसको आप जो फ्लावर बेड आपने बनाया है उसमें ग्रो कर लो। अब बेड आपको पता है, संकन बेड होते हैं, रेज्ड बेड होते हैं, तो जो भी आप पॉइंट पढ़ रहे हो ना, एक एक चीज आपको ये वाला और अगले लेक्चर में सब कवर होगा, ठीक है। बेड कितने तरह के होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, डायमेंशन कितना होता है वो आपको सब पता होना चाहिए, वो आपको नर्सरी वाले लेक्चर में आएगा। तो ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो रंधावा की बुक ऑलरेडी मैंने आपको भेज दिया स्कैन करके पीडीएफ, बट उससे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको अपने नोट से करवा रही हूँ, उसके बाद आप उससे आप अगर चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। गमले में हम भरेंगे पॉटिंग मीडिया। फिर क्या करना है, जैसे आपने इसमें भर दिया ना पॉटिंग मीडिया, फिर क्या करना है, अपने स्टिक की हेल्प से यहाँ होल करना है, ठीक है, स्टिक से या फिंगर से भी कर सकते हैं आप, होल कर लो। फिर आपने जो ये सीडलिंग प्रिक करी हुई है ना, उसको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो उसको इस होल में प्लेस करना है, और फिर क्या करनी है, इसकी जो चारों तरफ की जो मिट्टी है ना, उसको आपने प्रेस करना है, फर्मली प्रेस करना है। प्लांट द सीडलिंग एंड फर्म सॉइल अराउंड द बेस ऑफ सीडलिंग, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी प्लांटेशन करते हो उसके बाद क्या करते हैं, जो उसकी जो रूट है, रूट एरिया है, इधर रूट के जो चारों तरफ की जो मिट्टी होती है ना, उसको आप दबाते हो, उसके बाद फिर वाटरिंग करते हैं। इसमें वाटरिंग भी बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, तो आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो जब भी आपने प्लांटेशन करनी है उसके बाद आपने सॉइल को प्रेस करना होता है, और आपने क्या करना है, पानी देना होता है उसके बाद। तो आपको समझ आ गया ना प्रिकिंग एक्चुअल में है क्या, तो पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ग्लॉस्टस में बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ा था, तो यही था मुझे पता कि जो प्रिकिंग होती है उसमें सीडलिंग को ट्रांसफ़र करते हैं। जो एनुअल की सीडलिंग होती है, पहले उसको ट्रे में लगाया होता है ना, तो वहाँ से उसको प्रिक आउट करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या तो गमले में लगा लो। तो बेसिक कंसेप्ट है, तो अगर 4th ईयर तक पढ़ा होगा तो इतना ज़रूरत भी नहीं थी कि इतना डीप में हर चीज़ पढ़े, है ना। तो देख लो, आप एक बार सुन लो लेक्चर, उसके बाद आप रिवीजन करते रहना। फिर प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, तो दो चीज़ें होती है, एक है प्लांटिंग, एक है ट्रांसप्लांटिंग। क्या फ़र्क है इसमें, देखो, जो ट्री के सीड होते हैं बोल्ड, आपको पता है, एनुअल के सीड होते हैं माइन्यूट, ठीक है। तो बोल्ड सीड है, इसको डायरेक्ट आप जो आपका जो मेन फील्ड है ना वहाँ पे डायरेक्ट लगा लो, इसको बोलते हैं प्लांटिंग, ठीक है। और जो माइन्यूट सीड होता है उसको पहले हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर केयर हो भाई, अच्छे से। इतने छोटे छोटे सीड है, कोई खा लेगा, रोडेंट वगैरह, पता भी नहीं चलेगा। दूसरा,
वो पानी दोगे ना आप, बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, सीड ट्रे में लगाते हैं। तो सीड ट्रे के क्या डायमेंशन है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 7 से 10 सेंटीमीटर की डीप होती है ये सीड ट्रे, ठीक है। ज़्यादा गहरे में लगाना होता तो डायरेक्ट फील्ड में ही लगा लेते, तो सीड ट्रे में लगाते हैं हम इसको, ठीक है। तो सीड ट्रे में लगाएंगे कहाँ, नर्सरी में। नर्सरी में इसकी प्रॉपर केयर होती है। तो जैसे नर्सरी में सीड लगाया था ना आपने सीड ट्रे में, फिर क्या हुआ, सीड जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट हो गया और सीडलिंग डेवलप हो गई। सीडलिंग डेवलप हुई तो जब इसने एक ऑप्टिमम स्टेज, जो कि हर जो फ्लावरिंग क्रॉप है सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब वो अटेन कर दी ना इसने ऑप्टिमम हाइट, ऑप्टिमम लीफ स्टेज होती है, फिर इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे मेन फील्ड में, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग में डायरेक्ट फील्ड में लगा लो, ट्रांसप्लांटिंग में पहले नर्सरी में सीडलिंग को ग्रो करो, फिर नर्सरी से मेन फील्ड में ले जाओ। तो अब आपको समझ आ गया होगा प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में डिफरेंस, ठीक है। प्लांटिंग से मेन फील्ड में लगाते हैं और ट्रांसप्लांटिंग में पहले नर्सरी, फिर नर्सरी से मेन फील्ड, ओके। तो अब देखो क्या क्या प्लांटिंग टाइम होते हैं, डिपेंड करते हैं आपकी क्या क्लाइमेट है। अगर सर्दियां है, हिली एरिया है, तो डोरमेंट सीजन में प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं, स्प्रिंग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी कर सकते हैं। इंडियन कंडीशन में मोस्टली रेनी सीजन में प्रेफर करते हैं। उसके बाद कुछ जगह है जहाँ पे पूरा साल भर प्लांटिंग करते हैं, एक्सेप्ट हॉट मंथ। जो बेंगलोर जो एरिया है ना, वहाँ पे जो बेंगलोर सिटी है, जैसे वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, साल भर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है। सिर्फ जो मार्च अप्रैल मई के महीने हैं, इसमें थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा रहती है इस टाइम। बाकी माइल्ड क्लाइमेट होता है साल भर, तो इसमें थ्रू आउट द ईयर भी आप ट्रांसप्लांटिंग या प्लांटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब समझ आ गया ना, प्लांटिंग किस केस में, ट्रांसप्लांटिंग किस केस में। तो प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में ये फ़र्क होता है। अब प्लांटिंग का मेथड आपको पता है, पिट प्लांटेशन बेस्ट होता है, गड्ढा कर दो, बताया था ना मैंने। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के डायमेंशन भी होते हैं, 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर के डायमेंशंस भी होते हैं। तो गड्ढा करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, सॉइल को पहले हम पूरा निकाल देते हैं ना, जब गड्ढा करते हैं सारी सॉइल बाहर कर देते हैं। फिर इसको रीफिल करने का क्या तरीका है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, मैंने आपको अच्छे से नोट्स बनाया है इसमें। पिट प्लांटेशन में आपने ये ध्यान रखना है, जैसे डग बिफोर रेन स्टार्ट, बारिश होने से पहले इसको पिट को खोदेंगे हम, ठीक है। गर्मियों में अच्छे से खोद दो, फिर थोड़े टाइम के लिए उसमें धूप भी आएगी तेज, सॉइल स्टरलाइजेशन होगी, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाकी ट्रांसप्लांटिंग के कुछ और मेथड भी बताए थे कि पॉटिंग रीपॉटिंग। तो देखो ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या है, पहले नर्सरी में लगाया, ठीक है, नर्सरी में लगाए। अगर वहाँ से डायरेक्ट गमले में लगाओ तो उसको पॉटिंग बोलते हैं। अगर इस गमले में आपको लगे कि भाई सीडलिंग की जो रूट है काफ़ी ओवर क्राउडिंग हो गई है, टेंगलिंग हो गई है, या इसका जो कंपोस्ट के न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर लो, उसको रीपॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। बॉलिंग होती है, ऐसे बॉल बनाए होते हैं सीड बॉल, उसको आप लगाते हो फील्ड में। फिर बरलैपिंग होती है, बरलैपिंग होती है जो पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कभी तेज़ हवा आ गई तो वो क्या होते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं, मतलब वो जड़ से निकल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा पेड़ जड़ के साथ निकला है, कि वो मरे ना। तो हम क्या करेंगे, इधर भोरी बांध देते हैं उसको प्रॉपर मॉइस्ट करके, और उसको हम क्या करेंगे, क्रेन में ले जाते हैं, क्रेन से उठाते हैं और ट्रॉले में ले जाओ, ट्रक में ले जाओ, किसी भी चीज़ में उसको ट्रांसफ़र कर दो दूसरी फील्ड में, ठीक है। उसमें वहाँ पे उसको फिर दोबारा से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो बरलैपिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, अब आपको पता है पिट प्लांटेशन बेस्ट है। तो पिट कैसे करते हैं, क्या तरीका है, तो देखो सबसे पहले आपने ये गड्ढा खोदा, सारी मिट्टी बाहर आ गई, ये इसकी मिट्टी है मान लो। अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे नहीं एक ही जगह नहीं रखना सारी मिट्टी, पहले जो लोअर सॉइल है उसको एक तरफ रख लेना, जो अपर सॉइल है उसको एक तरफ रख लेना। अब जो लोअर सॉइल है ना, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, उसका यूज़ नहीं करना दोबारा। जो टॉप की सॉइल है ना, टॉप की सॉइल, उसको आपने मिक्स करना है मैन्योर के साथ।
तो समझ आया, जैसे गड्ढा आप खोदोगे, जो नीचे की मिट्टी होती है क्या है, कंकड़ पत्थर होते हैं ज़्यादातर। जितना नीचे खोदोगे, आपने सॉइल के होराइजन तो पढ़े ही होंगे, जितना नीचे जाओगे ना, पहले कंकड़ पत्थर आएंगे, फिर नीचे जाके रॉक्स आने लग जाएगी। तो वो तो न्यूट्रिशन नहीं है ना उसमें, तो प्लांट के लिए नहीं है वो बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, बॉटम सॉइल को डिस्कार्ड कर दे, टॉप की सॉइल जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है उसको आपने ले लो, ठीक है, उसको मिक्स कर लो मेन्योर के साथ, खाद के साथ। फिर इस दोनों का यूज करके गड्ढे को दोबारा भरना है, ठीक है, रिफिल कर दो पिट को। फिर क्या करना है, जैसे आपने गड्ढा भर लिया है मिट्टी से, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, होल करना है फिंगर की हेल्प से, स्टिक की हेल्प से। फिर जो आपने जो सीडलिंग लाई है, ठीक है, जो सीडलिंग है, अर्थ बॉल के साथ लाना है। जो रूट होती है ना, आपकी जड़ होती है, उसके चारों तरफ जो मिट्टी होती है ना गोल गोल, उसको अर्थ बॉल बोलते हैं। तो उस सीडलिंग को हमने अलोंग विद अर्थ बॉल प्लेस करना है इस होल में। फिर फर्मली प्रेस करनी है सॉइल अराउंड द स्टेम, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, हम तौलिए बनाने हैं। तौलिए होते हैं बेसिन्स, बेसिन्स बनाते हैं ना, बेसिन बनाने हैं। अगर तो गमले में लगाओगे तब तो नहीं बनाओगे बेसिन, ठीक है, अगर आप फील्ड में लगाओगे तो बेसिन बनाने हैं। बेसिन से क्या होती है, वाटरिंग जो होती है, आप इरिगेशन करते हो वो एफिशिएंटली जाती है, जुडिशियस यूज होता है। तो ये स्टेप है। अब जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे क्या है, क्लेई सॉइल होती है, ठीक है, तो जो अर्थ बॉल है, जो रूट के चारों तरफ की जो मिट्टी है ना, वो क्लेई नेचर की होती है। तो इसको हम डायरेक्ट प्लांट नहीं करेंगे अर्थ बॉल के साथ। इस केस में हम क्या करते हैं, अर्थ बॉल को हटा देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, हर केस में अर्थ बॉल का यूज़ नहीं कर रहे आप। अगर क्लेई सॉइल है तो देखो, अगर क्लेई सॉइल होगी ना तो चिपचिपी होगी, तो पानी अच्छे से नहीं रूट को जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अर्थ बॉल को हटा देते हैं। तो नोट्स में हर चीज़ मैंने लिख दिया है, बाकी डिटेल रंधावा की बुक में है। फिर ट्रांसप्लांटिंग इफेक्ट ऑन प्लांट बिहेवियर, तो ये बोला है कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब जो सीड सो करा है, सीडलिंग को जब हम मेन फील्ड में ले जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, एवरग्रीन ट्री श्रब, तो जिनके पत्ते रहते हैं, एवरग्रीन है जो, उनमें क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। अब पत्तों से क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है। आपको पता है ना, स्टोमेटा के थ्रू पानी क्या है, इवेपोरेट होता है। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ग्यूटेशन भी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब वाटर लॉस होता है पत्तों के थ्रू उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन जब होगा ना तो क्या होगा, पानी क्या है, लॉस होगा पेड़ से। ये प्रोसेस होता रहता है, जैसे जैसे जड़ें पानी सोखती है ना पेड़ों की, तो वो लॉस भी होता रहता है पत्तों के थ्रू। बट क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग के टाइम जो ये ट्रांसपिरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी तो मैंने पॉइंट बोला था कि भाई अगर आप सीडलिंग की प्रिकिंग आउट कर रहे हो 15 मिनट के अंदर अंदर उसको लगा भी दो, ठीक है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के टाइम क्या है, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है। उससे क्या हो जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है टिश्यू में, तो उसको टाइमली आपने ट्रांसप्लांटिंग भी करनी है। तो देखो ट्रांसप्लांटिंग का इफेक्ट क्या होता है फिर प्लांट के बिहेवियर में। एक तो क्या होता है, जैसे ना सेल्स होते हैं प्लांट में, तो इलोंगेशन का जो रीजन होता है, जहाँ पे सेल इलोंगेट कर रहा होता है जिससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, नेसेसरी अमाउंट ऑफ पानी उसको नहीं मिल पाता है, उससे क्या होती है, कई बार स्टंटिंग भी आने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना प्लांट की, वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो बस यही है, अगर रंधावा को पढ़ोगे ना तब वहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखी है, बट उसमें बहुत ज़्यादा आपको शायद पढ़ने में प्रॉब्लम हो, और टाइम भी इतना नहीं है। पढ़ तो आप भी लोगे बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से शायद आप इतना एफर्ट अभी नहीं कर पाओ। इन शॉर्ट उसमें यही है कि जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा प्लांट के बिहेवियर में। यही जो प्लांट है आपका, उसमें जो सेल इलोंगेशन का रीजन होगा वहाँ पानी उसको नहीं मिल पाएगा, तो स्टंटिंग के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, जो पत्ते हैं प्लांट के, वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज वाटर जो टर्गर होता है ना, टर्गर प्रेशर होता है, जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा में इस तरह के गार्ड सेल होते हैं, तो टर्गर लॉस हो जाता है उसका। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस्ड बिकॉज लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। टर्गर प्रेशर भी कम हो जाता है बाय गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, उससे स्टोमेटा क्लोज पार्शली और कंप्लीटली।
तो जब स्टोमेटा में फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है ओपनिंग क्लोजिंग की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में फ़र्क पड़ गया तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी क्या हो जाती है, हिंडर हो जाती है। तो वही है। अब सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग कब ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, तो देखो जब तो आपका प्लांट ओल्ड है और लार्ज है। जो ओल्ड हो गए और जो लार्ज प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसप्लांटिंग के फेलियर ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी बड़े बड़े पत्ते होंगे, जितना ज़्यादा लीफ एरिया होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस होता है और चांसेस होते हैं प्लांट जल्दी डाई कर जाए। तो लार्ज का तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, और अगर ओल्ड प्लांट होगा तो वो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम जो रूट टिप है वो डैमेज होता है। इससे क्या होता है, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड, मतलब ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती पानी की। इसीलिए हमें यंग एंड स्मॉल प्लांट प्रेफर करते हैं हम। तभी तो हम सीडलिंग स्टेज पे जब छोटे छोटे पत्ते अराइज हुए हैं उस टाइम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ये था इसका। फिर नेक्स्ट है जो सक्सेस है ट्रांसप्लांटिंग की, वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। तो ड्यूरिंग विंटर स्प्रिंग रेनी रेट ऑफ वाटर लॉस इज लोअर देन समर। तो वो बोला है कि अगर ट्रांसप्लांटिंग आप सर्दियों में स्प्रिंग या रेनी सीजन में करोगे वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है। अगर आप गर्मियों में करोगे ट्रांसप्लांटिंग, पहले ही ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होगा, ऊपर से तेज़ गर्मी है उससे और ज़्यादा हो जाएगा और आपका प्लांट मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर टाइम पे डिपेंड करता है सक्सेस। देखो अगर आप आफ्टरनून में करोगे ना ट्रांसप्लांटिंग, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है देन मॉर्निंग आर। इसका भी रीज़न है, अगर मॉर्निंग में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे ना, दिन के टाइम तेज़ धूप आएगी, उससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर आप आफ्टरनून में करोगे तो उसके बाद रात की टाइम तो रहेगा ही ना आपके पास प्लांट को एडजस्ट करने में, ठीक है, अडेप्ट करने में। तो हमें आफ्टरनून में प्रेफर करनी चाहिए ट्रांसप्लांटिंग करना, ठीक है, ना कि मॉर्निंग आवर में। और कूल एंड क्लाउडी डे अगर होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो कैसा दिन है उस पर भी आपकी ट्रांसप्लांटिंग की सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, अगर गर्म दिन होगा, साफ क्लियर स्काई होगा, वो बढ़िया नहीं होता है, बट कूल और क्लाउडी डे आपका ज़्यादा बेटर रहता है। फिर ट्रांसप्लांटिंग के बारे में, तो ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे, देखो डिफरेंट डिफरेंट है, या तो डायरेक्ट ग्राउंड में कर लो या गमले में ले जाओ। ठीक है, तो देखो आप ट्रांसप्लांटिंग अ पॉटेड प्लांट टू अ ग्राउंड, मतलब एक पॉटेड प्लांट है, गमले में आपने लगाया है, ठीक है, गमले में आपने सीड सो करा था और उससे जब सीडलिंग आई उसको आपने ग्राउंड में लगा दिया। ठीक है, तो देखो पॉट से ग्राउंड में लगाया, सिंपलेस्ट मेथड है ये। इन मॉर्निंग पॉट वाटर कॉपियसली, देखो आपको लगेगा ना कि भाई ट्रांसप्लांटिंग करनी है और आपको पता है आफ्टरनून का टाइम बेस्ट है ट्रांसप्लांटिंग का, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों बेस्ट है। मॉर्निंग का क्यों नहीं है बेस्ट, क्योंकि मॉर्निंग के बाद दिन की तेज़ धूप से बचाते हैं हम प्लांट को, इसीलिए ट्रांसप्लांटिंग अगर हम इवनिंग में करेंगे ना तो रात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रात को वैसे ही उसको बहुत टाइम मिल जाएगा खुद को एडजस्ट करने में। ठीक है, तो देखो आफ्टरनून में अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो आपने क्या करना है, गमले में मॉर्निंग में पानी दे देना है। अब पानी क्यों देना है, सेम कंसेप्ट है, ताकि जो जड़ें हैं ना वो मतलब ज़्यादा जकड़े ना मिट्टी को, ठीक है, इजीली वो रूटेड आउट हो जाए उससे गमले से। ठीक है, फिर देखो तरीका देखो, अब आपने पानी दिया गमले को, ठीक है, और जड़ें जो है वो थोड़ी मतलब निकलने के लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से फिर क्या करना है, गमले को इस तरह से उल्टा करना है। देखो मैंने डायग्राम बनाया बड़ा सुंदर सा, लेफ्ट हैंड आपने ऊपर साइड कर रखना है गमले के, और जो राइट हैंड है वो आपने यहाँ रिम पकड़नी है गमले की। ठीक है, तो आपने राइट हैंड से गमले की रिम पकड़ ली, ठीक है, और लेफ्ट हैंड आपने बॉटम पे रख दिया है। उसके बाद जैसे आपने यहाँ कोई टेबल है, कोई भी सरफेस है या कोई दूसरा गमला है उल्टा, इसको इसमें टक्कर मारनी है। ठीक है, आराम से जेंटली टैप करना है, टक्कर मारोगे ना तो पानी तो आपने ऑलरेडी मॉर्निंग का दे रखा है तो ये इजीली आपका प्लांट बाहर आ जाएगा। फिर उसको भाई सीधा कर लो, उल्टा ही रखोगे प्लांट को, सीधा कर लो और
उसको फिर ट्रांसप्लांट कर लो ग्राउंड में। अब ग्राउंड में आपको पता है आपने पहले से फील्ड तैयार करी होगी, उस फील्ड में सॉइल स्टरलाइजेशन करी होगी, तो सब को रिलेटेड है ये सब चीज़ें, बहुत ही इजी है। खुद को इमेजिन करो कि आप कर रहे हो ये काम, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो आपने क्या करा, आपको लगा कि भाई दिन को आपने क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग करनी है। आपने सुबह पानी दे दिया गमले को, फिर आपने गमले को पकड़ लिया, उल्टा कर दिया गमले को। ठीक है, तो जो बॉटम एंड है उसमें आपने उल्टा हाथ रख लिया, नीचे से रिम पकड़ लिया। ठीक है, गमले की जो रिम होता है उसको पकड़ लिया आपने। ठीक है, जो किनारी होती है, फिर दूसरी जो किनारी है उसको क्या है, टकरा दिया किसी भी वुडन प्लेटफॉर्म से। आपका जो प्लांट है ना वो इजीली बाहर आ जाएगा। फिर उसको आप लगा दो। बिफोर टॉसिंग आउट, मतलब बाहर गिराने से पहले आपने ये देखना है कि भाई जो टैप रूट है, जैसे ये आपका गमला है, यहाँ पे ना होल होते हैं, इसमें ड्रेनेज होल होते हैं। कई बार क्या टैप रूट ना उस होल से बाहर आई होती है और ऐसे गमले को अरे परे से जकड़ देती है। कहीं ऐसा ना हो कि गमला इस तरह से टैप रूट से जकड़ा हुआ हो, तो वो तो बाहर आएगा ही नहीं प्लांट। आप गमला तोड़ दोगे टकरा टकरा के, बट प्लांट बाहर नहीं आएगा, उल्टी आपकी जो रूट्स है वो अलग से डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व इफ टैप रूट हैज कम आउटसाइड द ड्रेनेज होल, इफ सो देन कट अवे रूट। अगर ऐसा है कि भाई टैप रूट बाहर आई है गमले से, तो उसको कट कर देना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने टॉसिंग आउट करनी है। ठीक है, टॉसिंग आउट अब आपको पता है क्या होता है, वही बाहर को उसको झटके से निकालना। ठीक है, तो टॉसिंग आउट ये होता है गमले को इससे जेंटली कोलाइड करना। ठीक है, तो आपका पौधा बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं टॉसिंग आउट, है ना। और कई बार पता क्या होता है, टॉसिंग आउट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो पूरे तरीके से जकड़ जाता है, वो रूट इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है ना, उस केस में आपको गमला तोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, रिमूव मैश ऑफ रूट आउटसाइड बॉल, तो जब आपने बाहर निकाल दिया, कई बार रूटिंग इस तरह से होगी, बॉल जो आपकी मिट्टी है ना उसके बाहर को ऐसे आई होगी, तो उसको आपने कट कर देना है। ठीक है, मैश मतलब ओवर क्राउडिंग, इस तरह से रूट आपस में इंटरलिंकिंग हो चुकी होगी, तो उसको हटाना है। ठीक है, रिमूव मैश ऑफ रूट आउटसाइड बॉल, फिर प्रिपेयर होल इन, फिर वही सेम प्रोसेस है। आपने गड्ढा बनाया था, गड्ढा कैसे बनाया था, मिट्टी सारी बाहर निकाली थी, जो लोअर सॉइल है उसको डिस्कार्ड कर दिया था, टॉप सॉइल को आपने मैन्योर के साथ मिक्स करा था, फिर रीफिल कर दो, फिर आपने स्टिक या फिंगर से होल करना है, प्रिपेयर होल इन पिट, फिर प्लांटेशन कर दो। ठीक है, फिर ट्रांसप्लांटिंग अ पॉटेड प्लांट इनटू अनदर पॉटिंग प्लांट। ठीक है, तो अब देखो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन पॉट क्यों हम गमले में करते हैं, अब ये है ना ट्रांसफर करना एक पॉट से दूसरे पॉट, इसी को ही तो रीपॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रीपॉटिंग की ही बात हो रही है। तो सबसे पहले भाई गमले में आपने लगाया ही क्यों, क्या बेनिफिट है इसमें। अगर आपके पास भाई ज़मीन ज़्यादा नहीं है आपके पास स्पेस, तो गमले में लगा लो, चीपेस्ट मेथड भी है ये। इजीली मोबिलिटी, अगर आपने गमले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, इजीली ले भी जा पाओगे। हैंडलिंग इजीली कर सकते हो। डेलिकेट प्लांट होते हैं कुछ जिसकी ट्यूबरस रूट होती है, जैसे बिग्नोनिया वगैरह है, वो गमले में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फिर फ्लावरिंग प्लांट जैसे डहलिया, क्राइजेंथेमम है, उसको अगर गमले में लगाओगे तो उसको डेकोरेशन के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। पॉट मम्स आपने पढ़ा था, तो डेकोरेशन पर्पज़ से भी आप गमले में लगा सकते हो। अगर कहीं पे फंक्शन है तो आप फील्ड से तो नहीं कुछ कर पाओगे ना उस फंक्शन में, आप डायरेक्ट गमले उठा के लगा लो अपने उस वेन्यू पे, तो कितना अच्छा लगेगा वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर आपने प्रिकिंग करनी हो तो भी गमले में लगाना बढ़िया है। प्रिकिंग करनी है आपने सिंगली इन 5 to 7 सेंटीमीटर पॉट एंड देन ट्रांसफर टू अ ग्राउंड, रिड्यूस कैजुअलिटी। प्रिकिंग करनी है तो आपने डायरेक्ट उसको गमले में लगाना है, 5 से 7 सेंटीमीटर के पॉट में लगाना है। ठीक है, और उसको फिर बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप गमले में लगाएंगे, एनुअल के सीड को आपने डायरेक्ट मान लो गमले में लगाया, तो कैजुअलिटीज़ नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज वही है कि जो गमला होता है उसका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। राइट साइज पॉट इफ़ नॉट यूज्ड देन प्लांट अगर ज़्यादा टाइम तक उसमें रह गया तो क्या ये ग्रोथ हैम्पर करता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये अगेंस्ट नेचर है, गमले में लगाना रिस्ट्रिक्टेड जगह पे, तो वो नेचर के खिलाफ है, तो ऐसा है। ठीक है, फिर अब गमला कैसा होना चाहिए आपका, तो देखो एक तो पोरस होना चाहिए। तो आप कई बार क्या है बर्न्ट क्ले, मिट्टी का गमला भी बनाते हैं,
तो ये बढ़िया होता है, पोरस होता है, इसमें गैस एक्सचेंज, मॉइस्चर एक्सचेंज बढ़िया से होता है और हेल्दी ग्रोथ होती है इसमें। कई बार आप सिंपल मिट्टी का बना देते हो, 5 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर का साइज होता है, कॉनिकल शेप होती है, मतलब इस तरह का होना चाहिए। टॉप इसका वाइड होना चाहिए गमले का और टेपरिंग होना चाहिए नीचे की तरफ, नैरो बेस होता है गमले का, तो ये का फीचर है। यूज्ड फॉर प्रिकिंग सीडलिंग, ठीक है। फिर सीड पेन, सीड पेन क्या होता है, स्पेशली सीड को ग्रो करने के लिए लगाते हैं। तो गमले का टाइप है ये, बट इसमें देखो पता है कैसा होता है, इसका जो टॉप का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और जो इसकी डेप्थ होती है वो कम होती है। तो 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, क्योंकि हमने छोटे छोटे बीज लगाने हैं, सीड लगाने हैं, तो उसके लिए हमें गहराई कम चाहिए और जो चौड़ाई है वो ज़्यादा चाहिए। तो ये देखो इसकी जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गया ना गमला और सीड पैन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो सीड पैन होता है एक बर्तन की तरह, जैसे सास पैन होता है ना, तो सास पैन कैसे होता है आपने देखा होगा, ऐसे होता है, ठीक है, गहराई उसकी कम होती है और डायमीटर ज़्यादा होता है। फिर ये देख लो 30 सेंटीमीटर लार्ज डायमीटर होता है, डेप्थ इसकी लेस होती है 7 सेंटीमीटर। तो बॉग प्लांट को यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉग प्लांट होते हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो करने होते हैं, ठीक है। फिर है अनब्रेकेबल पॉलीथीन का भी यूज़ करते हैं। तो अब गमले आपके मिट्टी के भी बने थे, अब पॉलीथीन के भी बने हैं। इसका ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा इकोनॉमिक है, मतलब पैसे कम लगते हैं इसको ख़रीदने में, ठीक है। कई बार हम सोइंग के लिए 2 गमले यूज़ करते हैं, तो ये आप देख सकते हो, छोटा वाला गमला ये है और बाहर इसका बड़े वाला गमला है, ठीक है। जो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें आप पानी, सैंड या मॉस को रख देंगे। ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। और जो छोटा गमला है जिसमें आपने प्लांट ग्रो करना है उसमें सॉइल होती है। अब जो ये बाहर का मटेरियल है ना, यहाँ से मॉइस्चर कंटिन्यूसली अंदर जाता रहता है, तो ये भी एक तरीका है। फिर बोला है कि जो इसका डायमीटर होता है ना पॉट का और जो इसकी डेप्थ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जबकि जो सीड पैन है उसमें आप देख लो 7 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है और डायमीटर देखो कितना ज़्यादा है, 30 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सीड पैन का यूज़ ही हम सीड को सोइंग के लिए करेंगे। फिर पॉटिंग, पॉटिंग में हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है, जो गमला है आपका उसको अच्छे से धोना है, सोडा वाटर से, गरम सोडा वाटर से उसको अच्छे से धोना है। उससे क्या होगा, कोई भी जो गमले में डिजीज़ के स्पोर वगैरह होंगे, फंगस स्पोर हाइबरनेट मतलब डॉर्मेंट कंडीशन में होंगे, तो वो क्या है, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गमले को आपने हॉट सोडा वाटर से धोना है, अच्छे से क्लीन करना है गमले को कि कोई मिट्टी ना चिपकी रह जाए। अगर गमले की सरफेस पे मिट्टी चिपकी होगी ना साइड में दीवारों पे, तो क्या होते हैं, जो पोरसिटी होती है ना गमले की वो कम हो जाती है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, पोरस नेचर है उसका, तो अगर मिट्टी चिपकी है तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसीलिए गमले को अच्छे से क्लीन करें ताकि गुड पोरोसिटी रही। डर्टी पॉट में क्या होता है, पोर ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या है, अफेक्ट होता है एयर एंड गैस एक्सचेंज। ड्राई पॉट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पॉट ड्राई होगा, ठीक है, मान लो अच्छे से सुखाया है गमला, इसमें जो आप मीडिया डालोगे ना, पॉटिंग मीडिया, उसका सारा मॉइस्चर ये सूखी दीवारें सोख लेती है गमले की। इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी पॉट यूज़ करना है उसको पहले धो, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद उसको मिट्टी वगैरह अच्छे से निकालो उसकी, ताकि उसमें कोई पोर ब्लॉक ना रह जाए। और कोशिश करना कि आपने हमेशा मॉइस्ट पॉट यूज़ करना है। बट आपने एक बात याद रखनी है, जब सर्दियाँ आएगी ना तब आपने गमले सूखे रखने हैं, क्योंकि जो सर्दियाँ होती है, जो फ्रॉस्ट होती है, उसका सूखे गमलों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर गमला आपका मॉइस्ट हो, गीला हो ना, तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है। क्यों क्रैकिंग आती है, अगर गमले में पानी के मॉलिक्यूल है तो वो क्या होते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोज़न हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। उससे क्या है, गमला क्या है, टूट जाता है, क्रैक आ जाते हैं उसमें। तो वेट पॉट में क्रैक आ जाते हैं बिकॉज मॉइस्चर इनसाइड गेट फ्रोजन एंड एक्सपेंडेड। तो वही है। अब कैसे आपने फिर गमले को भरना है, अब आपको पता है, अच्छे से धो लिया आपने, मिट्टी निकाल दी है,
फिर अब आपने कैसे उसको फिल करना है, तो देखो गमले में ना ड्रेनेज होल होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं, सेंटर में एक भी हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रॉक्स, क्रॉक्स पता क्या होते हैं, जैसे वो मान लो मिट्टी का घड़ा टूट गया आपका, तो उसके जो टुकड़े होते हैं उसको क्रॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह का टूट गया ना, वो मान लो ऐसे टूट गया, ठीक है, तो एक साइड इसकी कन्वेक्स होती है, एक इसकी कनकेव होती है। तो क्रॉक आपने इस तरह से डालने हैं, जो कनकेव साइड है ना वो आपकी होल के ऊपर आए, मतलब इस तरह से आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले क्रॉक्स डालने हैं। तो सबसे पहले आपने क्रॉक्स डाल दिए, कनकेव साइड होल के ऊपर है, कन्वेक्स साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लार्ज क्रॉक ऑन होल, सो होल नॉट ब्लॉक्ड बाय कंपोस्ट। फिर उसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे क्रॉक्स डालेंगे। तो सबसे पहले बड़े बड़े क्रॉक्स डालने हैं, फिर छोटे छोटे क्रॉक्स डाल देने हैं। तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद हमने क्या करना है, लीफ मोल्ड की लेयर डालनी है, जो पत्ते होते हैं ना उसकी लेयर डालनी है आपने, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे फिर आपने कंपोस्ट डालनी है, जो आपकी पॉटिंग मीडिया है। फोर्थ, जब आपने कंपोस्ट डाल दी उसके ऊपर आपने छोटे छोटे पीसेस डालने हैं, जो ईंट का बूरा होता है ना उसका। उससे क्या होता है, अगर आप पानी दोगे ना तो जो कंपोस्ट की जो सरफेस है वो वॉश्ड आउट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, कंपोस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, स्मॉल पीसीज ऑफ ब्रिक्स, तो जो बूरा होता है ना ईंटों का उसको डाल देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंपोस्ट, ताकि वो वॉश्ड आउट ना हो जाए। गमले की जो टॉप की 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर का जो होता है ना हेड, उसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी रखते हैं। तो ये तरीका है गमले को भरने का। सबसे पहले उसमें नीचे होल पे क्रॉक्स डालो, फिर छोटे छोटे क्रॉक्स डालो, उसके बाद उसमें लीफ मोल्ड की लेयर डालो, फिर उसमें मेन जो कंपोस्ट है उसको, और सबसे ऊपर आप उसमें बूरा डाल दो ईंटों का, ठीक है। तो टॉप की 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर आपने खाली रखना है। तो इस तरह से आप पॉट की फिलिंग करते हैं। फिर वाटरिंग करेंगे, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब आप गमले में पानी दोगे ना उसके बाद आपने ना फॉर्किंग करनी है, मतलब उसकी गुड़ाई करनी है। उससे क्या होता है, मॉइस्चर प्रॉपरली स्प्रेड होता है। वाटरिंग फॉलोड बाय फॉर्किंग, मॉइस्चर प्रॉपरली रिटेन होता है। और आपने कोशिश करनी है जब आप पानी दोगे ना आप वाटर कैन से देना, ठीक है। तो आगे डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट नर्सरी मैनेजमेंट के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। वाटरिंग कैन से देने का ये फ़ायदा होता है ना, उसमें क्या होता है, पानी इस तरह से आता है, स्प्रिंकलर फॉर्म में आता है। तो क्या है, ज़्यादा फ्लो में, ज़्यादा प्रेशर में नहीं आता है, तो जो टॉप की लेयर होती है ना वो वॉश आउट नहीं होती है। नहीं तो अगर ज़्यादा ज़ोर से पानी दोगे ना तो सारी मिट्टी गमले से बाहर गिर जाएगी, ठीक है। तो अर्थ बॉल इज़ बरीड 3 to 5 सेंटीमीटर डीप इन सॉइल। तो जो आपने गमला तैयार किया हुआ है, ठीक है, फिर आपने क्या किया, पॉटिंग मीडिया इसमें डाल दिया। तो देखो यार, जब तो गड्ढा करते थे तो आपको पता है गड्ढा कैसे भरते हैं, अब गमला कैसे भरते हैं वो भी आपको पता लग गया है। फिर आपने स्टिक इंडेक्स फिंगर हो गई, उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, होल करना है। फिर जब आप जो सीडलिंग है आपकी, रूट के चारों तरफ जो मिट्टी है उसको अर्थ बॉल बोलते हैं। तो इस अर्थ बॉल को आपने 3 से 5 सेंटीमीटर डीप आपने सो करना है। तो ये सोइंग डेप्थ बताई हुई है, ठीक है। तो अर्थ बॉल इज बरीड 3 to 5 सेंटीमीटर डीप इन सॉइल। शुरू का जो 2.5 सेंटीमीटर खाली है उसको इग्नोर करो, उसके अलावा 3 से 5 सेंटीमीटर डीप जो आपका मीडिया है ना उसमें आपने सोइंग करनी है। इफ़ क्लेई और स्टिकी बॉल, अर्थ बॉल की बात कर रहे हैं, अगर वो क्लेई स्टिकी है तो उसको आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, ठीक है। उसको गमले में लगाने से पहले, प्लांटिंग से पहले, पॉटिंग से पहले उसको क्या करेंगे, आप पानी में डुबो के रखो, फिर वो खुद ही टूट जाएगा इजीली। और सीडलिंग को आपने बिना सीड बॉल के लगाना है अगर क्लेई सॉइल हो, ठीक है। फिर पॉटिंग कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, गमले में जो पॉटिंग मीडिया डालोगे, तो ऑर्किड में भी आपको बताया है। अब कंपोस्ट हमेशा ना ऐसे नहीं किसी एक ही चीज़ से मिलकर नहीं बना होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो देख लो, सबसे पहले तो सॉइल होगा, सॉइल प्रेफरेबली लोमी सॉइल प्रेफर करते हैं, तो क्लेई नहीं लोमी सॉइल।
मोस्टली कहीं पे भी ना सैंडी लॉम ये ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। लीफ मोल्ड पीट मॉस होता है, सैंड होता है, ओल्ड मोटर रबर होता है, ठीक है। ये ईंट के जो टुकड़े होते हैं ना और पत्थरों के टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं। एफ फाइम होता है, वेल रॉटन मैन्योर, चारकोल होता है, सिंडर ऐश होता है। तो जो पार्शली बर्न्ड जो कोयला होता है ना उसको सिंडर बोलते हैं। और फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब इन कंस्टिट्यूएंट को मिलाते हैं ना तब आपकी बनती है एक स्पेसिफिक पॉटिंग मीडिया, जो कि प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, किस तरह का प्लांट है उस अकॉर्डिंग। प्लांट विच नीड रिच पॉटिंग कंपोस्ट, अमाउंट ऑफ सॉइल रिड्यूस्ड एंड कंस्टिट्यूएंट लीफ मोल्ड जो होता है उसको हम यूज़ करेंगे। अगर आपके प्लांट को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो ये सॉइल है इसको कम करेंगे और जो ये लीफ मोल्ड हो गया या मैन्योर हो गया इसको आप ज़्यादा करेंगे। तो जब आप रेशो बनाते हैं ना कंपोस्ट की, उसमें आप सॉइल की प्रोपोर्शन कम करेंगे, बाकियों का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे। सम ग्रीन हाउस प्लांट, ठीक है, तो कुछ ग्रीन हाउस प्लांट एंथूरियम, फर्न, एलोकेशिया, डिफेनबेकिया। तो डिफेनबेकिया पॉइजनस इंडोर प्लांट भी है, मैंने आपको करवाया है ये। उसको क्या है, रिच कंपोस्ट चाहिए होती है, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशन बढ़िया होना चाहिए। एंथूरियम एंड कैलोकेशिया विल डू वेल इन बेड कंसिस्ट ऑफ लीफ मोल्ड एंड मैन्योर। तो बोला कि अगर आपका बेड, जो सीड बेड आप बनाते हैं ना मिट्टी के, खेत में तो मिट्टी होगी ना, अगर मिट्टी भी ना हो, लीफ मोल्ड और मैन्योर का बेड बना हो ना, तो ये उसमें बढ़िया ग्रो कर देते हैं। क्लेई सॉइल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इन कंपोस्ट विल बी मोर देन एलुवियल। तो जो क्लेई सॉइल होता है, जब आपको दिख रहा है कि सॉइल आपकी क्लेई है, तो आप क्या करोगे, जब आप पॉटिंग मीडिया करोगे यूज़, तो जैसे आपको पता है ना कि सॉइल लोमी तो बढ़िया होती है, अगर इसमें क्ले ज़्यादा है, सॉइल क्लेई है, तो आप क्या करोगे, ये प्रोपोर्शन जो सैंड का है वो बढ़ा दोगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो सॉइल अगर क्लेई हो तो आपने सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है पॉटिंग मीडिया में। और ये पॉटिंग मीडिया का कंपोजिशन है यहाँ पे। तो गार्डन सॉइल लॉम, ठीक है, लीफ मोल्ड पीट मॉस और वेल रॉटन मैन्योर और सैंड। तो 2 पार्ट आपने गार्डन सॉइल के लिए जो कि लोमी सॉइल है, 1 पार्ट आपने पीट मॉस का लिया, हाफ पार्ट आपका वेल रॉटन मैन्योर का है और हाफ पार्ट आपका रिवर सैंड का है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो पॉटिंग मीडिया में। पॉटिंग मीडिया जो होता है उसको आप स्टोर करोगे पॉटिंग शेड में, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो जब आप पॉटिंग मीडिया को यूज़ करोगे ना, वो ड्राई नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए पॉटिंग मीडिया में। जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए। तो इतनी स्टिकी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे पानी निकल जाए बाहर, और इतनी सूखी हुई भी नहीं होनी चाहिए कि वो, जैसे वो लड्डू को ऐसे करते हो ना हाथ में, वो पूरा टूट जाता है, वैसे भी नहीं टूटनी चाहिए। फिर मिक्स कर लो सॉइल को प्रॉपरली, जो ये आपने मिक्सचर बनाया हुआ है ना, छानना है इसको। फिर सीड सोइंग करनी है, और इसमें कटिंग की सोइंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट कटिंग को भी प्लांट करते हो। अब कैसे मिक्सिंग करते हैं, देखो सबसे पहले पता है क्या करना, मान लो 2 बाल्टी आपने गार्डन लॉम ली, उसको स्प्रेड कर दो सरफेस में। फिर 1 बाल्टी आपने पीट मॉस की ले ली, उसको फिर फैला दो। फिर आधी बाल्टी आपने एफआईएम की ले ली, उसकी भी लेयर फैला लो। आधी बाल्टी आपने रेत की ले ली, उसकी भी लेयर फैला लो। इस तरह से करते हैं हम इसको मिक्सिंग, स्प्रेड करेंगे लेयर बाय लेयर, फिर उसको मिक्सिंग करते रहेंगे। फिर रीपॉटिंग की बात करें, मतलब एक गमले से दूसरे गमले में आपने लगाना है प्लांट, तो क्यों करेंगे, तो व्हेन रीपॉटिंग ऑफ अर्थ बॉल, किसी भी टाइम में कर लो साल में, क्योंकि रूट अनडिस्टर्ब्ड रहेगी। अगर आपका जो प्लांट है सीडलिंग है उसमें अर्थ बॉल है तो आप साल भर में कभी भी रीपॉटिंग कर सकते हो। बट अगर जिसमें अर्थ बॉल नहीं है, अगर आपको लगे कि अर्थ बॉल की जो मिट्टी है वो ओल्ड हो गई है, तो आपने ये मिट्टी हटानी पड़ेगी ना, तब आपने रीपॉटिंग करनी है, रीपॉटिंग इन एक्टिव ग्रोथ ऑफ रूट। फिर ऑर्किड है ट्रांसप्लांटेड बेयर रूट, मतलब विदाउट अर्थ बॉल इसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो रेस्टिंग पीरियड में करेंगे। तो वही है कि जब तो अर्थ बॉल के साथ करनी है रीपॉटिंग या प्लांटिंग, तो आप साल भर में कभी भी कर लो। अगर आपने अर्थ बॉल के बिना करनी है तो देख लो, कुछ जगह पे एक्टिव ग्रोथ के टाइम कर रहे हैं, कुछ जगह पे रेस्टिंग पीरियड में कर रहे हैं, तो ऑर्किड में रेस्टिंग पीरियड में कर रहे हैं।
अब आपको कैसे पता लगेगा कि रीपॉटिंग का टाइम हो गया है? तो आपने क्या करना है, रूट को ऑब्जर्व करना है। अगर रूट जो है गमले के चारों तरफ वाइंड हो गई हो, जैसे ये आपकी जो अर्थ बॉल है इससे बाहर निकल के रूट गमले के चारों तरफ फैल गई हो, ठीक है, तब आपको पता लगना चाहिए कि ये अब टाइम हो गया है, रीपॉटिंग की ज़रूरत है। अब रीपॉटिंग आप सेम साइज़ के गमले में भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर वाइंडिंग जो रूट की बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है तो बड़ा गमला ले लो आप, ठीक है, तो छोटे गमले में नहीं करना। इफ़ प्लांट हैविंग सफिशेंट रूट ग्रोथ, तो आपको गमले का साइज़ बढ़ाना है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन, तो जो पॉट में टर्माइट का अटैक होता है, ठीक है, पॉटिंग प्लांट में अर्थवर्म का अटैक होता है, तो ये गमले में घुस जाते हैं कई बार, ठीक है। सो प्लेस पॉट ओवर द कपल ऑफ ब्रिक, तो कोशिश करनी है गमला आपने किसी ऊंचे स्टैंड पे रखना है, जैसे ईंटे 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 उसका आपने ऐसा ढेर बनाया हुआ है, उसके ऊपर गमले को स्टैंड कर लो, डायरेक्ट नीचे सॉइल में मत रखो। पानी, पानी ओवर वाटरिंग नहीं देनी है, उससे भी क्या है आपकी एरिएशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे आप पानी दे दोगे ना उसके बाद कोशिश करनी है आप गमले को सुखाए, ठीक है, बट इतना भी नहीं सुखाना है कि विल्टिंग ही हो जाए। तो पानी का प्रॉपर मेंटेन करना होता है, ओवर वाटरिंग डिजायरेबल नहीं है। कैसे पता लगे कि पानी प्रॉपर है तो नहीं है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपने क्या करना है, जो आपका गमला है ना उसको लकड़ी से आपने टैप करना है, ठीक है। जब आप टैप करोगे अगर तो आपको मेटेलिक साउंड आएगी, ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई पानी की ज़रूरत है गमले को। और अगर ऐसे डल साउंड आए तब किसी भी तरह की पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ठीक है। तो अगर आपको मेटेलिक साउंड आए तो ये तो आप उसमें भी करते थे ना, वाटरमेलन में, मस्क मेलन में। फिर वही है कि मेटेलिक साउंड आएगी तो गमले में पानी की ज़रूरत है, अगर डल साउंड आएगी तो भाई पानी प्रॉपर है तो आपको ज़रूरत नहीं है पानी देने की। वाटरिंग नीड वेरी विद प्लांट, तो प्लांट किस तरह का लगाया है गमले में उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने सक्कुलेंट प्लांट लगाया है तो ऑब्वियसली सक्कुलेंट प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है देन वुडी। अब डू एंड डोंट, तो वही है कि भाई राइट साइड्स का गमला करो, ओवर साइज नहीं होना चाहिए गमले का, ठीक है, नेवर ओवर साइज्ड पॉट। ऑप्टिमम प्लांटिंग डेप्थ होनी चाहिए, तो 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर लिखा था ना, इतने डीप आपने सो करना है, ज़्यादा शैलो ज़्यादा डीप भी नहीं करना है। फिर लिक्विड मैन्योर और टॉप ड्रेसिंग करनी है, इससे क्या होगा फर्टिलाइज़र की वेस्टेज नहीं होगी। टू जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, तो जब आप लिक्विड मैन्योर का यूज़ करेंगे तो वो 15 दिन में एक बार यूज़ करना है। जब टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो टॉप 2 से 7 सेंटीमीटर कंपोस्ट रिमूव, तो जैसे आपके गमला है टॉप की जो कंपोस्ट है उसको आप हटा दोगे, दोबारा से उसमें फ्रेश कंपोस्ट ऐड करोगे, तो इस तरह से करेंगे टॉप ड्रेसिंग। फिर वही है टॉप 1 to 2 सेंटीमीटर हार्ड कंपोस्ट फोर्क्ड ओकेजनली टू फैसलेट, तो वही है कि बार बार आपने कभी कभी गुड़ाई भी करते रहना है, फोर्किंग करते रहना है, उससे क्या है एरिएशन बढ़िया होगी। फिर है जी पॉटिंग अ ग्राउंड प्लांट, फिर वही है कि कोई प्लांट ग्राउंड में लगा है उसको आपने गमले में लगा लो। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसप्लांटिंग का बता रही हूँ मैं, किसी को एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट किया, किसी को गमले से ग्राउंड में ट्रांसप्लांट किया। फिर ये है किसी की पॉटिंग कर दी है। प्लांट लिफ्टेड विद अर्थ बॉल हैव लेस डायमीटर देन पॉट, प्लांट लगाया हुआ है तो उसका अर्थ बॉल के साथ उसको लिफ्ट कर लिया आपने, ठीक है, तो जो वो अर्थ बॉल है उसको आपने जिस पॉट में लगाना है ना उससे छोटा डायमीटर होना चाहिए अर्थ बॉल का। कॉमन सेंस है यार, जैसे ये है अर्थ बॉल तो इसका डायमीटर कम होना चाहिए ना, मतलब इससे बड़ा ही पॉट लेंगे हम तभी तो इसमें अच्छे से उसको प्लांट कर पाएंगे। प्लांट लिफ्टेड विद अर्थ बॉल हैव लेस डायमीटर देन पॉट, तो जो गमला आप यूज़ करोगे वो ज़्यादा डायमीटर का होना चाहिए। फिर जैसे आपने लगा लिया इस पॉट में, फिर जो गैप होगा ना, ये गैप बिटवीन अर्थ बॉल एंड साइड ऑफ पॉट, इसमें कंपोस्ट भर दो, इज फील्ड विद कंपोस्ट, फिर उसमें वाटरिंग कर लो। तो रोज़ और क्राइजेंथेमम जो सिनरिन सुकूरी है उसमें हम ये करते हैं। फिर वही है, ये तो सेम वही कंसेप्ट है कि जब आपको पता है भाई हमने प्लांट को ग्राउंड में लगाया, हमने क्लेई सॉइल में, उसको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करने के लिए तो हम वाटरिंग देते ही थे ना ताकि नमी हो जाए, नरम हो जाए ज़मीन। तो जैसे आपको पता है कि भाई कल मैंने पॉट में लगाना है ये प्लांट, तो क्या है एक दिन पहले हम वाटरिंग कर लो,
ठीक है। सर्कुलर ट्रेंच डग अराउंड द प्लांट, ठीक है, थ्रू रूट टेपरिंग बिलो। तो वो ये बोला है कि किस तरह से आप करोगे। तो जैसे आपका प्लांट एक ग्राउंड में लगा हुआ है, एक दिन पहले इसको पानी दे दिया, फिर ना खाड़ी खोदनी है, सर्कुलर खाड़ी खोदनी है। इससे क्या होगा, रूट ऐसे इजीली बाहर आ जाएगी अर्थ बॉल के साथ। तो जैसे ये प्लांट का रूट एरिया है ना, ये ऐसी सॉइल है, तो यहाँ से खोदना शुरू कर देंगे, उसको ट्रेंच को गहरा करेंगे करेंगे करेंगे, टेपरिंग होती रहेगी नीचे की तरफ, और इस तरह से बाहर निकाल देंगे उसको रूट के साथ अर्थ बॉल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ लार्ज ट्री एंड श्रब। अगर बड़े बड़े पेड़ को ट्रांसप्लांट करना है ग्राउंड में, अगर कभी अपरूट हो गए, ये कब जरूरत होती है, जब ट्री अपरूटेड बाय स्टॉर्म, तूफान आ जाए, ठीक है। तो इसको बरलैपिंग बोलते हैं, एक जगह से उसको निकालो और दूसरी जगह पे लगा लो। वाटरिंग बिफोर लिफ्टिंग ट्री कपल ऑफ डे। तो अब आपको पता है कि भाई उस पेड़ को आपने हटाना है, तो उसको क्या है, पानी देना शुरू कर दो, पानी दे देंगे। देखो, अगर तो किसी को लिफ्ट करना है तो पानी दे दो, अगर कोई खुद ही उखड़ गया ना तो इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी पेड़ को आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो बहुत कपल ऑफ डे, काफ़ी दिनों से उसको पानी देना शुरू कर दो। फिर क्या होगा, 45 to 60 सेंटीमीटर विड्थ की ट्रेंच खोदनी है, सर्कुलर। तो जैसे आपका ये पेड़ है, ये आपका बेसिन है, तो यहाँ आपने ट्रेंच खोदना शुरू कर दो, उसको खोदो 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 खोदो, और नीचे नीचे जाते जाते वो क्या है, टेपर डाउन करना है। जो ये ट्रेंच आप खोदोगे ना, वो सर्कुलर ऊपर से होगी, बट जैसे जैसे और डीप जाते रहोगे ना, टेपरिंग होती जाएगी वो। तो टेपरिंग होती जाएगी, तो जो आइसक्रीम का कोन होता है ना, इस तरह का मास निकलेगा बाहर, इस तरह का, इस तरह निकलेगी पूरा पेड़, ठीक है। तो कौन शेप बॉल बनता है इसका, तो जो इसका अर्थ बॉल होता है, जब बड़े पेड़ों को करते हैं ट्रांसप्लांट, कौन शेप अर्थ बॉल बनता है, वो तो बनेगा ही ना। खुद इमेजिन करो, अगर आप सर्कुलर वे में ट्रेंच खोद रहे, तो नीचे जाते जाते वो ऑटोमेटिकली टेपरिंग हो जाती है। तो ट्रेंचिंग में 3 स्टेजेस में करते हैं ट्रेंचिंग। पहले थोड़ा ट्रेंच कर देना, फिर देखना कहीं पेड़ मर तो नहीं गया, फिर और ज़्यादा खोदना, फिर एंड में दोबारा। तो देखते भी रहते हैं कि भाई पेड़ मर तो नहीं जाएगा, ठीक है, रिस्क तो कोई नहीं लेगा इसमें, बिल्कुल सेफ्टी के साथ करते हैं। आपको पता है ना, पेड़ को मारना कितना बड़ा क्राइम है आज की डेट में। तो देखो, 1/3 पोर्शन ऑफ सर्कल, तो पहले क्या करेंगे, सर्कल का 1/3 पोर्शन डग करेंगे पहले, 1/3 पोर्शन ऑफ सर्कल डग अप, फिर उसको फिल कर देंगे। फिर हफ्ते भर देखेंगे उसको, या 15 दिन, 4th नाइट का मतलब, तो देखेंगे कि भाई पेड़ पे क्या रिएक्शन है, उसका पेड़ मर तो नहीं गया है। अगर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा तो दूसरी स्टेज फॉलो करते हैं, उसमें फिर और 1/3 पोर्शन डग आउट करेंगे, फिर बाकी का पोर्शन वैसे ही रहने देंगे। और फाइनली क्या है, प्लांट डग आउट कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ रोप। जैसे पूरा उसको निकाल दिया ना प्लांट को बाहर, फिर उसको रस्सी के सहारे, पैग के सहारे उसको सपोर्ट करके खड़ा रखते हैं, जब तक उसको ट्रांसप्लांट ना कर दो दूसरी जगह पे, ठीक है। फाइनली कंप्लीट कॉर्न ऑफ अर्थ इज रिमूव्ड, ठीक है, डग आउट। फिर वही है, स्टेकिंग के सहारे उस प्लांट को आप खड़ा रखते हो टू प्रिवेंट अर्थ बॉल फ्रॉम ब्रेकिंग। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे ना उसको, तो जो ये कॉनिकल अर्थ बॉल है ये टूटे ना, इसको भोरी से बांध लेते हैं। टू प्रिवेंट अर्थ बॉल फ्रॉम ब्रेकिंग दिस इज हेल्ड इन पोजिशन बाई बरलैपिंग, तो भोरी से बांधेंगे, रैपिंग बाई गनी बैग, देन लिफ्टेड विद, फिर क्रेन की, प्लांट लिफ्टर की हेल्प से इसको उठाते हैं और ट्रैक्टर में डालते हैं, या ट्रॉला ले लो, फिर उसको दूसरी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करनी है। फिर वही है कि अगर गलती से कभी ट्रांसपोर्टिंग के टाइम अर्थ बॉल टूट गया ना, उसी टाइम रूट को आपने पेस्ट करना है, आपने एक पेस्ट बनाना है। उसमें क्या होगा, क्ले होगी और गोबर होगा, ठीक है। तो 2 पार्ट उसमें क्ले होगा और 1 पार्ट उसमें क्या है, गोबर होगा। उस पेस्ट को आपने रूट पे लगाना है इमीडिएटली। फिर क्या है, प्लांट को सेफ्टी के साथ लोअर मतलब क्रेन से आपने उसको उठाया, प्लांट लिफ्टर से उठाया, फिर आपने ट्रैक्टर में डाला, दूसरी जगह पे ले गए, फिर दोबारा से क्रेन की हेल्प से उसको आपने नीचे रखा ज़मीन में, और उसको पिट में प्लेस करना है।
तो पिट आपका जो साइज होगा अर्थ बॉल के साइज की तरह होना चाहिए उसका, ठीक है, तभी तो अर्थ बॉल इजीली आप प्लांट कर पाओगे। अगर पिट बड़ा है, मान लो ये आपका कॉनिकल अर्थ बॉल है और आपका गड्ढा थोड़ा बड़ा है, फिर जो स्पेस होता है ना, इसको आपने कंपोस्ट से फिल करना है, सेम कंसेप्ट है सब में, ठीक है। फिर शेडिंग, मतलब ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, पार्शियल शेडिंग होनी चाहिए, पानी देना है फ्रिक्वेंटली जब तक जड़ें ना पकड़ ले अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए। ट्रक रैप्ड विद मॉइस्ट स्ट्रॉ टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन लॉस, ये बोला है कि जब आप ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना उस बरलैपिंग ट्री को, तब क्या करना है आपने, उसमें आपने भूसा जो स्ट्रॉ से, मॉइस्ट स्ट्रॉ आप कवर कर सकते हो उसको, टॉप को ना, जैसे आपको पता है ना पीछे जो डाला होता है ट्रक का, उसमें वो नहीं होता है ऊपर छत जैसा लगाया होता है, ठीक है, उसकी जगह आप क्या करो, मॉइस्ट स्ट्रॉ लगा लो, उससे ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं होता है। फिर मोर फॉलिएज ऑफ ट्री मोर ट्रांसपिरेशन लॉस, तो आपने ये कोशिश करनी है जब आप पेड़ को, बड़ा पेड़ ले जा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे, तब क्या होगा, उसमें ज़्यादा पत्ते होंगे, तो ज़्यादा पत्ते है, हैवी उसका जो हेड है, टॉप पोर्शन है, उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, कोशिश करते हैं हम प्रूनिंग कर दो लेटरल की अप टू 10 से 12 बड, फॉलिएज को कम कर देते हैं हम। तो जब भी बरलैपिंग करते हैं तो आप क्या करो, प्रूनिंग कर दो उसको, उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं होगा, फॉलिएज को कम कर देते हैं। तो रिड्यूस हैवी हेड, जो इसका हेड है ना, जो फॉलिएज की वजह से, डेंस फॉलिएज की वजह से हैवी हो गया है, उसको कम कर दो बाई प्रूनिंग बैक लेटरल अप टू 10 से 12 बड। फिर कुछ जगह पे बी हेडेड भी कर दो, बी हेडेड होता है जैसे ये ट्रंक है और यहाँ से शुरू हो जाए आपकी टहनियाँ, तो पूरा हेड पोर्शन है उसको रिमूव कर दो, उसको बोलते हैं बी हेडिंग। एट कट एंड, जो कट एंड होते हैं उस पे आप क्या लगा लो, पेंट लगा लो वाइड लेड का, या सोल्यूशन जो कोलतार होता है उसका सोल्यूशन लगा लो। इससे क्या होता है, कोई भी आपके इन्फेक्शन नहीं होगा, इंसेक्ट और डिजीजेस के चांसेस नहीं होंगे। तो वो तो आपको पता ही है ना, आपको पता है जब हम प्रूनिंग करते हैं, कोई बड़ा सा प्रून कर दे स्टेम को, तो उसमें हम बोर्डेक्स मिक्सचर लगाते थे ना, बोर्डेक्स मिक्सचर ही है ना वो, कमेंट में मुझे बताना कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। फिर है ट्रांसप्लांटेड ट्री नीड स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग विद रोप एंड पैक ड्रिवन इनटू ग्राउंड, तो वही बोला है कि जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया ना पेड़ को, तो उसमें स्टार्टिंग में स्टेकिंग चाहिए, बढ़िया स्टेकिंग लगानी होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग, रोप की हेल्प से, पैग पैग होते हैं जिसके सहारे रस्सियाँ अटैच होती है, ठीक है, जब टेंट भी लगाते हैं तो पहले पैग्स लगाते हैं, फिर उस पे आप उसी के सहारे टेंट लगता है। न्यूली प्लांटेड ट्री नीड शेडिंग बाय थैचेस, तो जो ट्रांसप्लांट कर दिया है ना बड़ा पेड़, तो उसमें स्टार्टिंग में शेडिंग चाहिए, तो आपको पता है शेडिंग एंड फ्रीक्वेंट वाटरिंग हमने पढ़ा था। फिर यूज़ ऑफ वैक्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस, तो अगर फॉलिएज पे वैक्स जमा हो जाए ना, तो उससे क्या है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, तो उससे भी ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो जाएगा। देखो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने की वजह से ही पेड़ मरता है, तो अगर वैक्स एप्लीकेशन करते हैं आप बरलैपिंग के बाद, उससे भी फ़ायदा मिलता है, ट्रांसपिरेशन लॉस कम होता है ना, और आपका जो प्लांट का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो ये सब था डिफरेंट डिफरेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा था प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में। तो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। बाकी रंधावा से ये नोट मेकिंग की है डिटेल में, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वैसे इसमें ना सब कुछ कवर कर लिया है मैंने, ठीक है, बाकी आप देख लो, बाकी अगले लेक्चर में करवाऊँगी मैं इसको। चलो इसके साथ इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। थैंक यू।